हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी चटपटेदार मज़ेदार है। इसके बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही है, काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली। वो जो टॉपिक है वो है EIP 1559। तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या उसके बाद माइनिंग का स्टेट कैसा रहेगा, हम माइनर्स के लिए ये क्या मायने रखता है, इथेरियम का प्राइस कैसा क्या रहेगा उसके बाद, वगैरह वगैरह। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो के में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाल बटन नीचे जाके दबा दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं भी आपको बता दूं कि इतने सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे रेड पेंडा माइनिंग करके है, माइनिंग चेम्बर है, बिट्सबी ट्रिपिन जो है, उन्हों को तो सब पता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्हों को भी 100% ये क्या हो रहा है इसके अंदर और इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ उसी टाइम पे ही पता चलेगा जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा EIP 1559। पर हम सब एक अजम्पशन लगा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपर एंड पे जुड़ी हुई होती है कि इथेरियम के नेटवर्क पे जो डेवलपर्स इसको नेटवर्क को सपोर्ट करते संभालते हैं, नेटवर्क अपडेट करते हैं, ये सारे उनके एंड की चीज़ें हैं। हम माइनर्स को इतना डेवलपर एंड के बारे में, कोडिंग वोडिंग के बारे में नहीं पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी कहीं कहीं गलत हो सकता हूँ, मेरे भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी किधर कम हो सकती है, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि EIP का मतलब क्या है। EIP का फुल फॉर्म है इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। ये प्रपोजल कोई भी डाल सकता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रपोजल है, आपको भी कोडिंग आती है, तो आप भी उनके डेवलपर को जाके ये प्रपोज कर सकते हो कि आपके नेटवर्क में ये खामियां हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट होगा। कोई भी EIP प्रपोज कर सकता है। ये जो EIP 1559 है वो प्रपोज किया हुआ है विटैलिक के थ्रू। अभी विटैलिक कौन है? इथेरियम का फाउंडर है। उसी ने ही सबसे पहले कोड लिखा था इथेरियम का। आप इसको फाउंडर, CEO, चेयरमैन सब कुछ कह सकते हैं, मेन लीड डेवलपर। अभी ये EIP कब प्रपोज किया गया था? ये 2019 अप्रैल में प्रपोज किया था। ये जब अनाउंस हुआ था तब इतना ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ था। क्योंकि तब सिर्फ इथेरियम का प्राइस भी कम था, $200 के अराउंड था। और तब ऑलमोस्ट एक ब्लॉक में 3 से ज़्यादा कभी इथेरियम, एवरेज 3 ही इथेरियम एक ब्लॉक में माइन होते थे। आपको अगर पता हो तो हर 15 सेकंड में एक इथेरियम का ब्लॉक जनरेट होता है। उसमें अभी तो काफ़ी बार देखा गया है कि 5, 7, 10, 15 इथेरियम भी आ जाते हैं। ये ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। जब इथेरियम के प्राइस में काफ़ी मूवमेंट होती है या DeFi में काफ़ी मूवमेंट होती है, तब आपको मैं एक पेज दिखाता हूँ। तब आप देख सकते हैं ये 31 डेज पहले का है। एक ब्लॉक में 10 इथेरियम, एक ब्लॉक में 9, 8, एक ब्लॉक ऐसा था जिसमें 110 इथेरियम भी आए थे। मैं वो आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक नंबर पे उस ब्लॉक में 112 इथेरियम जनरेट हुए थे। हर ब्लॉक में बेस रिवॉर्ड जो है वो 2 इथेरियम का ही है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन फीस पे है। यानी आप समझ रहे हो, लोगों ने इतने ज़्यादा उस टाइम पे ट्रांजैक्शन फीस दी, 110 इथेरियम जितने, तो लोगों ने सिर्फ फीस दे दी। ये फीस बेसिक होता क्या है? जैसे आप अपना इथेरियम एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस सेंड करने जाते हो तो आपको एक फ़ीस भरनी पड़ती है जो कि जिसको कहते हैं गैस फीस। ये एक बिडिंग की तरह है। जो अपना ट्रांजैक्शन पहले करवाना चाहता है वो बोलेगा मैं सपोज 100 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरा ट्रांजैक्शन पहले करो। कोई दूसरा उसके पहले बोलेगा कि मैं 200 दे रहा हूँ, आप मेरा पहले करो। ऐसे ऐसे करके गैस का प्राइस बढ़ता जाता है और ऐसे ही ट्रांजैक्शन फीस जो है वो सबके लिए फिर बढ़ जाती है। सपोज कोई 500 देने को तैयार है तो फिर दूसरे को भी अगर अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाना है तो उसको भी उतना ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पूल्स है, जो कि हम माइनर्स जिस पूल पे माइन करते हैं, वो लोग वही ब्लॉक पहले सॉल्व करने को पिक करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा हो। सपोज जैसे कि माइनर्स में इस ब्लॉक में सबमिट किया होगा कि मेरा ट्रांजैक्शन आप इतनी फीस लेके कर दो, तो जो पूल है वो सबसे पहले ये ब्लॉक लेगा सॉल्व करने के लिए। जो हम माइनर्स ही सॉल्व करते, तो हम में से किसी ने भी वो पहला ब्लॉक सॉल्व कर दिया तो वो रिवॉर्ड उस पूल को मिलता है। इस केस में ये जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है अब तक 102 इथेरियम जिस ब्लॉक में वो माइन किया गया था ईथरमाइन पूल से,
तो ये पूरे पूल में फिर बढ़ जाता है। ऐसे ही जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस होती है, सारे पूल्स उसी पूल को पहले उसी ब्लॉक को पहले टारगेट करते हैं कि वो पहले सॉल्व हो। जिस भी पूल ने पहले सॉल्व कर दिया वो रिवॉर्ड उसको जाता है। तो यही ट्रांजैक्शन फीस, यही मैनिपुलेशन जो हो रहा है कि पूल सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देता है जो ज़्यादा फीस भरता है। इथेरियम के जो डेवलपर्स है वो इस चीज़ को हटाना चाहते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं हो, सबको ही सेम ट्रांजैक्शन फीस भरनी पड़े, सबका ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे ही लिया जाए। ये EIP का जो मोटिव है वो इन सारे जो अनप्रिडिक्टेबल फीस है वो हटा देना है। उनको माइनर्स से कोई बैर नहीं है कि हमको माइनर्स को ज़्यादा नहीं देना है या क्या, पर ये फीस का अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। कोई इंसान कभी $500 का इथेरियम सेंड करने के लिए $500 तो फीस भर दे रहा है। कोई बंदा किसी बंदे को सिर्फ सपोज $100 ट्रांसफ़र करना है तो उसको $200 तो फीस भर देनी पड़ रही है कभी कभी। तो ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, तभी उनका ये जो मोटिव है इस EIP का वो यही है कि ये लोग जो ये फीस है वो बर्न कर दे और एक गैस फीस जो इसमें भरी जाती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे आ जाए। वो किस अमाउंट पे आएगी वो तो जब इम्प्लीमेंट होगा तभी ही पता चलेगा कि क्या गैस फीस प्रिडिक्टेबल कितनी रहती है। पर इन डेवलपर्स का यही कहना है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो ये इतनी फीस ज़्यादा है ये एक लेवल पे आके स्टेबल हो जाएगी। अभी ये पहला EIP नहीं है जो इथेरियम के नेटवर्क पे डाला गया है। EIP हज़ारों डाले गए हैं ये इथेरियम के नेटवर्क पे। EIP का मतलब यही हुआ कि वो नेटवर्क पे हर बार कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे सपोज एक ऐप हुआ, सपोज आप अमेज़ॉन का ऐप ही ले लो, उसके डेवलपर्स जो हैं वो हर बार न्यू अपडेट लाते हैं। फेसबुक का आप ऐप ले लो, कैसे वो लोग हर बार न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ उसमें बग्स आ जाते हैं तो वो एक न्यू अपडेट डाल के वो उस बग को हटाते हैं। तो ये EIP इथेरियम के नेटवर्क पे ये प्रपोजल डालते हैं कि कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी है या कोई चीज़ बग है तो वो हटा देते हैं। तो ये हज़ारों EIP इस पे पहले भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। हज़ारों तो नहीं, 1000 किए गए होंगे। आप ये सारे EIPs देख सकते हो। हर EIP का कोई ना कोई मोटिव होता है कि ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, ये फिक्स कर दिया, वगैरह वगैरह। तो इस EIP पे उन लोग का मोटिव क्या है, जो बेस रिवॉर्ड है जो कि 2, उसके ऊपर का जितनी भी ट्रांजैक्शन फीस होगी वो लोग वो बर्न कर देंगे। वो लोग वो ट्रांजैक्शन फीस हटा के जब इतनी सारी डिस्कशन हुई, इतने सारे माइनरों ने कहा कि इससे माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो उन लोग ने MEV करके एक और प्रपोजल डाला कि हम लोग कुछ इंसेंटिव देंगे माइनर्स को। पर वो क्या इंसेंटिव है और वो क्या चीज़ है 100% तो मेरे को भी नहीं पता है, ना ही काफ़ी सारे जनों को पता है। लेकिन बेसिकली इसका मतलब वो लोग यही है कि शायद 10% जितनी अभी फीस आ रही है, सपोज कोई ब्लॉक में 5 इथेरियम भी आ रहे हैं तो उसका 10% मतलब रफली शायद इतना वो हर बार MEV के थ्रू माइनर्स को इंसेंटिव देंगे। मैं भी इस चीज़ में गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ इसमें से कोई भी चीज़ों का पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इन डेवलपर्स का जो दूसरा मोटिव है वो ये है कि वो लोग इथेरियम के सप्लाई को लिमिटेड करना चाहते हैं। अगर आपको पता हो तो इथेरियम पे कोई मैक्स सप्लाई नहीं है। जैसे बाकी सारे कॉइन्स पे, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स पे उनके मैक्सिमम सप्लाई है। जैसे बिटकॉइन का है कि वो 21 मिलियन ही बिटकॉइन माइन होंगे, हालांकि उसमें तो और शायद 100 साल और लगेंगे, लेकिन वो इतने ही माइन होंगे। और काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स है जैसे XRP है, लाइट कॉइन है, इन सारे की एक फिक्स्ड, जैसे ये लाइट कॉइन है, इन सारे की एक फिक्स्ड मैक्स सप्लाई है कि ये इससे ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे। इथेरियम के केस में ऐसा नहीं है। इथेरियम कितने भी जनरेट हो सकते हैं जब तक वो माइनेबल है, मतलब उसके बाद भी इथेरियम 2.0 के बाद भी जो स्टेकिंग से माइन होंगे तब भी वो कितने भी माइन हो सकते हैं। तो इन लोग का जो दूसरा पर्पस है वो ये भी है कि ये लोग एक इन्फ्लेशन टाइप ऑफ क्रिएट करना चाहते हैं। अभी सपोज हर बार 2 इथेरियम के अलावा कभी 4 और ब्लॉक में आ जाते हैं, कभी 5 और ब्लॉक में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जब सिर्फ हर बार 2 ही होंगे तो इथेरियम मार्केट में आएंगे कब, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। इन लोग का यही मानना है कि जैसे स्कैसिटी बढ़ेगी कोई भी चीज़ की तो आपको पता है उसका प्राइस बढ़ता है। तो इन लोग का वो भी है कि वो लोग इथेरियम को भी प्राइस वाइज स्टेबल करना चाहते हैं। जो इतना उसमें फ्लक्चुएशन है प्राइस का,
तो उन लोग का ये मानना है, वो ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ इन्फ्लेशन या फिर कोई भी चीज़ हम बोल दें, वो अगर एक बार क्रिएट हो जाएगी तो शायद इथेरियम का रेट ऑलमोस्ट स्टेबल हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं करंट इथेरियम की सप्लाई इतनी है, लेकिन इसकी कोई मैक्स सप्लाई नहीं है। ये हर बार जितने क्रिएट होंगे उतने क्रिएट होते ही रहेंगे। इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होगा मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि हर रोज़ ऑलमोस्ट 6,500 ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं, और टोटल जो रोज़ के रोज़ इथेरियम मार्केट में न्यू आ रहे हैं वो है, आप देख सकते हैं 20,000, इस केस में 18,000, 17,000, इस केस में जैसे आप देख सकते हैं 30,000। 1 सितंबर को मार्केट में न्यू 48,500 भी इथेरियम आए। उस दिन ऑलमोस्ट 30,000 इथेरियम तो सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस की वजह से ही आए, यानी इतने सारे लोगों ने तो सिर्फ फीस ही भर दी। तो वो लोग वो कम करेंगे, तो वो लोग वो हटा देंगे डेवलपर्स ये चीज़ को, तो जो बेस रिवॉर्ड है वो ही आएगा। तो सपोज़ इन सब में आप कोई भी एक रफ एस्टिमेट ले लो, सपोज़ हम 20,000 ले लेते कि हर रोज़ ऑलमोस्ट 20,000 न्यू इथेरियम जनरेट हो रहे हैं मार्केट में, तो उसकी जगह तो हर रोज़ सिर्फ 10,000 ही इथेरियम सप्लाई होंगे। तो उससे हर रोज़ 10,000 जो अगर कम हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। यही है जो इथेरियम के डेवलपर्स इससे अचीव भी करना चाहते हैं। वो लोग इथेरियम के नंबर्स को कंट्रोल कर पाए। अभी ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है, जो जितनी फीस भरना चाहता है वो उतनी फीस भर देता है और वो एक न्यू ब्लॉक माइन हो जाता है। बिटकॉइन के केस में मैंने जैसे आपको बताया उसमें ऐसा नहीं है, उसमें फिक्स्ड है कि 21 मिलियन ही माइन होंगे, लेकिन इथेरियम के केस में ऐसा कोई मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। तो अभी ये हम माइनर्स के लिए क्या मायने रखता है? ये चीज़ हम माइनर्स के लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी कब हो सकती है कि अगर इथेरियम का प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो, और वो उस ऊपर जाने के बाद वहाँ पर वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया, ज़्यादा उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रही तो। पर अगर यहाँ से इथेरियम का प्राइस कम हुआ और इथेरियम का यील्ड यानी इथेरियम आना कम हुआ, जो कि 100% कम हो गई, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको इन ब्लॉक्स में बताया कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स में 10 भी इथेरियम आते थे, 5 भी आते थे, 7 भी आते थे। तो एवरेज अगर हम पकड़ के चले तो हर ब्लॉक में 4 इथेरियम आते ही थे। काफ़ी सारे में 5 भी आते थे, तो वो अभी आना बंद हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही जो बेस रिवॉर्ड है वो ही आएंगे। तो यानी हमारा रिवॉर्ड आना, जो यील्ड होना हुआ, वो कितना कम हो गया? 4 से 2 यानी 50% कम हो गया। तो शायद 50% माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉक्स में आप देखते हो कि 10-15 भी होते हैं। तो 10-15 से सिर्फ वो 2 ही हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज ड्रॉप है आप वो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इथेरियम माइनेबल है, जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसको यील्ड बोलते हैं, वो तो 100% कम होने ही वाला है। सपोज आज आपको 1 इथेरियम मिलता था तो वहाँ आपको 0.5 ही मिलेगा, पर शायद रेट बढ़ जाए तो अब डॉलर्स वाइज तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद उतनी ही रह सकती है। ये चीज़ तो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, और प्राइस कितना भी बड़ा वेल हो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि क्या रेट कब कितना होने वाला है। पर अगर इथेरियम का रेट बढ़ा और यील्ड आना कम हुआ तो ही प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रह सकती है, लेकिन अगर रेट भी कम हुआ और यील्ड भी कम हुआ तो माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी 100% कम हो सकती है। कितनी कम हो सकती है? 50% भी कम हो सकती है, 40% भी कम हो सकती है। माइनिंग इंसेंटिव कितना आता है, जो कि MEV है, उस टाइम पे वो तो उस टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन यील्ड हम 110% कम होने ही वाला है। अभी दूसरी जो अच्छी बात हो सकती है, वो काफ़ी सारे माइनर्स सिर्फ माइन करके उसी टाइम सेल नहीं करते हैं। जैसे मैं भी और काफ़ी सारे, वो लोग नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जितना भी माइन होता है वो लोग वो होल्ड करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, हर बार इथेरियम मार्केट में सर्कुलेट कम होंगे तो उससे सप्लाई कम हो जाएगी, शायद डिमांड बढ़ जाए तो इथेरियम का प्राइस बढ़ जाए इन्फ्लेशन क्रिएट होने की वजह से। तो इस वजह से जो काफ़ी सारे जने होल्ड करते हैं इथेरियम, तो उनको शायद इससे बेनिफिट हो प्राइस इंक्रीज होने से। तो ये बात एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकती है, अगर इथेरियम का प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा तो हम माइनर्स को इससे प्रॉफिट हो सकता है। तो वो तो टाइम ही बताएगा, हम अभी सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको व्हाट टू माइन पे दिखाता हूँ कि अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि उस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ जो बेस रिवॉर्ड अगर 2 होगा।
तो सपोज आपके पास 180 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है, जो कि आज की तारीख में अगर आपको एक रिग बनाना चाहो तो वो 3 लाख के आजू बाजू में बन जाती है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, आपको पर मंथ जो इथेरियम में रिवॉर्ड मिलेगा वो है 0.25, ठीक है। ये एवरेज ब्लॉक रिवॉर्ड कंसीडर करके, जो कि कभी ज़्यादा भी होता है, एवरेज 5 भी होता है, लेकिन उस टाइम में क्या होगा, सिर्फ 2 ही रहेंगे। तो हम इसमें सिर्फ 2 ही इथेरियम रखते हैं कि सपोज सिर्फ हर ब्लॉक में 2 ही इथेरियम जनरेट हो, तब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं हमको जो पर मंथ तब इथेरियम जनरेट होगा वो है 0.15। तो अभी परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि कितना कम हुआ। 0.25 से 0.15 अगर हमको आ जाता है तो 0.15 माइनस 0.25 आ रहा था, डिवाइड बाय 0.25 इंटू 100, तो यानी हमको 40% माइनस 40% हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है अगर सिर्फ इथेरियम का रिवॉर्ड अगर 2 ही हो गया। तो यहाँ पर मैं प्राइस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर प्राइस का देखें, सपोज हमको 0.25 अभी रोज आ रहे, लेकिन अभी इथेरियम का प्राइस है $1600, तो हमको पर मंथ 400 का रेवेन्यू हो रहा है। पर सपोज उस टाइम पे जब हमको 0.15 ही आ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन क्रिएट होने की वजह से इथेरियम का प्राइस सपोज $2500 हो गया, तब भी हमको ऑलमोस्ट $400 का ही प्रॉफिट हो रहा है। पर ये तभी ही होगा अगर इथेरियम का रेट बढ़ेगा, नहीं तो हमारा प्रॉफिट जैसे मैंने इस केस में दिखाया 30 to 40% या 50% भी कम हो सकता है। अभी इसके ऊपर जो काफ़ी सारी डिस्कशन चल रही है EIP 1559 के ऊपर, वो क्या डिस्कशन है, वो ये क्यों बुरा हो सकता है, ये कैसे इथेरियम को शायद ख़त्म ही कर सकता है। प्रॉब्लम क्या अराइज हो सकती है, वो ये है कि सपोज इथेरियम इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा माइन करने के लिए, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि 50% का ड्रॉप आ सकता है या 60% का ड्रॉप आ सकता है, तो काफ़ी सारे माइनर्स अपनी रिग बंद कर देंगे या वो कोई और कॉइन माइन करेंगे। तो उस चक्कर में क्या होगा, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि इथेरियम का जो नेटवर्क हैश रेट है वो इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो सब जने अपनी माइनिंग रिग्स शट डाउन कर देंगे या किसी और कॉइन पे कर देंगे, तो ये नेटवर्क हैश रेट कम हो जाएगी। जो अगर ये इतनी कम हो गई तो इस पे कोई हैकर 51% अटैक कर सकता है। 51% अटैक होता क्या है, जो नेटवर्क की टोटल हैश रेट होती है, जो कि इस केस में है 4,51,000, इसका अगर किसी के पास 51% की स्पीड आ जाती है, सपोज आपके पास 180 है, ठीक है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं पूरे नेटवर्क पे सिर्फ 1000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है, ठीक है। उसका अगर 51% यानी 501 यानी 501 मेगाहर्ट्ज की स्पीड अगर किसी के पास आ सकती है, तो वो अपनी एक अलग चेन क्रिएट कर सकता है। वो फिर उसको डबल स्पेन कर सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली 2 चेन वो क्रिएट कर देगा। एक चेन जो कि चल रही है अभी इथेरियम के नेटवर्क पे, और अगर उसके पास 51% की हैश स्पीड अगर वो पूरी उसके पास आएगी, ये 51% हैश स्पीड उसके पास अकेले के पास कैसे आएगी, नाइसहैश और जो माइनिंग रिग रेंटल करके जो 2 सर्विसेज है हैश रेट प्रोवाइड करते हैं, जो वो वहाँ पर जाके वो इतनी हैश रेट अगर ले लेगा, जो कि काफ़ी बार इथेरियम क्लासिक पे और काफ़ी सारे अलग अलग कॉइन पे 51% अटैक नाइसहैश के थ्रू हो चुके हैं। इसके लिए काफ़ी सारे जने नाइसहैश पे प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर कोई वो हैश स्पीड ले लेगा तो वो इथेरियम के नेटवर्क के 51% अटैक कर सकता है 2 चेन बना के। 51% अटैक में होता क्या, जब कोई भी 2 चेन क्रिएट कर देते हैं तो वो डबल स्पेंडिंग कर सकते हैं। एक चेन में सपोज उसने मेन चेन में सपोज कोई एक्सचेंज पे जाके अपने इथेरियम सेल कर दिए, पर वो जो चेन खुद क्रिएट करेगा उसमें दिखाया ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो ब्लॉक सब खुद माइन कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ होता है 51% अटैक। 100% क्या है, ये मुझे भी थोड़ा सा कम नॉलेज है इसके बारे में कि 100% टेक्निकल एंड से होता कैसे है। और बेसिकली जो 51% का अटैक करता है, मतलब जिसके पास 51% की हाई स्पीड होती है, वो डबल स्पेंड कर सकता है, सारे ब्लॉक्स वो यूज़ कर सकता है। तो जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जैसे कि बिट्सबी ट्रिपिन है, उन सब लोगों का ये कहना है कि अगर सपोज इथेरियम का प्राइस गिर जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती है, तो काफ़ी सारे जने जब माइनिंग रिग शट कर देंगे, तो हैश स्पीड अगर इतनी कम हो जाएगी तो कोई
नाइसेस से या कहीं और से, जैसे माइनिंग रिग रेंटल्स से 51% की नेटवर्क पे उस टाइम पे जितनी 51% की ज़रूरत होगी उस टाइम पे वो उतनी हैश स्पीड लेके उस पर नेटवर्क अटैक कर सकता है। अभी के केस में ये क्यों नहीं हो सकता है? अभी नेटवर्क की स्पीड जो है 4,63,000, अब उसके लिए 51% अभी उसको स्पीड लेने के लिए जो कि सपोज 2 लाख होगी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, तो वो इतनी हैश स्पीड कोई अभी शायद नहीं ले सकता है। लेकिन जब सब माइनस शट कर देंगे, सपोज हैश स्पीड बहुत कम हो जाएगी, सपोज आप एज्यूम कर लो जो कि 2019 के केस में था, सपोज 140 इसके हाफ कर ले तो जो कि 70,000 होता है, तो आज के टाइम पे उसको कोई अगर अटैक करेगा तो वो उससे काफ़ी गेन कर सकता है। बिटकॉइन इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे सेफ इसके लिए ही माना जाता है, क्योंकि इसकी नेटवर्क हैश स्पीड जो अभी हो चुकी है उसका कोई 50% तो दूर दूर तक नहीं अकेला ओन कर सकता है। अभी जो इस पर इतने सारे डिस्कशन हुए, जो बिट्सबी टिपिन है उन्होंने सारे माइनर्स को माइनिंग चैनल्स को बुलाया और उन मीटिंग की और इस पे बातें वगैरह की कि हम लोग डेवलपर्स को समझाएं कि ये चीज़ हटा दो वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं हुआ। एट दी एंड जो फाइनल मीटिंग हुई जो कि इथेरियम के कोर डेवलपर्स है उन लोग के साथ, जो कि माइनरों की मीटिंग हुई, उसमें बिट्सबी टिपिन ने एक अपना EIP जो सजेस्ट किया था, जो कि है उन्होंने जो एक EIP सजेस्ट किया वो है 3368। इस पे उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो इथेरियम का बेस रिवॉर्ड है जो कि 2 इथेरियम है, वो उस बेस रिवॉर्ड को 2 से 3 कर दे, ताकि इथेरियम प्रॉफिटेबल रहे माइन करने के लिए और काफ़ी सारे माइनर्स इथेरियम के नेटवर्क को छोड़ नहीं दे और कोई 51% अटैक हो नहीं सके। तो इतनी सारी मीटिंग्स कम्युनिटी के माइनर कम्युनिटी से, डेवलपर मीटिंग से, ये सारी जो मीटिंग हुई इनकी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। कुछ 2-2, 2.5 घंटे में, पर इनमें इन डेप्थ कंसर्न्स और इन डेप्थ चीज़ें बताई गई है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है। पर एंड में जो फाइनल मीटिंग हुई, जो कि सारे इथेरियम के कोर डेवलपर्स के साथ मीटिंग हुई 19 मार्च को, उसमें उन लोग ने ये EIP जो कि बिट्सबी टिपिन ने सजेस्ट किया था वो उन लोग ने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि उन को डेवलपर्स को ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है नेटवर्क पे। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर उन को कभी भी लगेगा कि प्राइस भी नीचे जा रहा है और इथेरियम का नेटवर्क कम हो रहा है, लोग धीरे धीरे इथेरियम माइनिंग छोड़ रहे हैं और 51% अटैक हो सकता है, तो वो लोग इस EIP को कंसिडर करेंगे 2 से बेस रिवॉर्ड 2 से 3 इथेरियम करने को। पर अभी के लिए उन लोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी एक और EIP माइनर कम्युनिटी ने सबमिट किया था, वो है EIP, पहले उस EIP का नंबर था 958, पर अभी जो सबमिट हुआ है वो है 3369। इस EIP में क्या सजेस्ट किया गया है कि इथेरियम के नेटवर्क से सारे एसिक माइनर्स को हटा दो। एसिक माइनर्स जो आपको पता है GPU के अलावा जो कि सिर्फ एक ही एल्गोरिदम माइन करते हैं। अगर आपको पता हो तो इथेरियम का पहला कहना भी यही था कि वो एसिक रेजिस्टेंट है, एसिक से उसकी माइनिंग नहीं हो सकती, वो सिर्फ GPU से ही माइन हो सकता है। लेकिन जब 2018 में पहला एसिक आया इथेरियम के नेटवर्क पे, इथेरियम के लिए जब पहला एसिक बना, तब उन लोग ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि ये एसिक मशीन्स को हटा दे। तो अभी जो इस EIP में जो वो प्रपोज कर रहे हैं कि चलो आप EIP 1559 तो ला रहे हो, इससे अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो काफ़ी सारे जने नेटवर्क छोड़ देंगे, तो आपके इस पे 51% अटैक हो सकता है और आप कुछ माइनर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो जो कि नेटवर्क चलाते ही माइनर्स हैं, तो आप हमारे लिए ये करो कि आप एसिक माइनर्स को नेटवर्क से हटा दो। अभी आपको अगर पता हो तो एसिक माइनर्स नेटवर्क पे ऑलमोस्ट 40% है अभी, जो कि सपोज 4,32,000 है, उस पर 40% हैश स्पीड तो सिर्फ एसिक मशीन से है। अगर वो हट गई तो जो बाकी हैश स्पीड रहेगी वो सिर्फ GPU माइनर्स की रहेगी, तो उससे प्रॉफिटेबल हमको ज़्यादा रहेगा, हमको यील्ड ज़्यादा होगा, हमको इथेरियम आना ज़्यादा होगा, तो इससे प्रॉफिटेबल बनी रहेगी और काफ़ी सारे जो माइनर्स है वो इस पे स्टिक रहेंगे। लेकिन अगर EIP आ गया तो, लेकिन अगर जैसे EIP आ गया, EIP 1559 इम्प्लीमेंट हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी, तो GPU माइनर्स तो छोड़ देंगे, लेकिन एसिक माइनर्स वो लोग हार्डकोर होते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े फार्म्स वाले होते हैं, उन लोग के करोड़ों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट होता है और उनको इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट 2-3 रुपये में पड़ती है। तो
वो लोग उस नेटवर्क को नहीं छोड़ेंगे। तो यानी जो लॉस होने वाला है वो सिर्फ जीपीयू माइनस का ही होने वाला है। तो वो लोग, तो इस ईआईपी में ये सजेस्ट किया गया है कि आप ASIC मशीन्स को नेटवर्क से हटाने की कोशिश करो, जो कि जैसे ही वो डैक फाइल सपोज 8 GB के ऊपर कर देंगे या 7.5 GB के ऊपर कर देंगे तो सारे ASIC मशीन्स हट जाएंगे। काफ़ी सारे रास्ते हैं उनको ASIC माइनस को हटाने के लिए। ये सिर्फ अभी सबमिट हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव होता है या नहीं ये बात की बात है, पर अगर ये अप्रूव हुआ तो हमारे लिए अच्छी बात है। हम माइनर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर सपोज इथेरियम का प्राइस बढ़ा और भले यील्ड कम होने लगा, पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी बनी रही तो मैं इथेरियम माइन करूंगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे कॉइन पे स्विच कर दूंगा और उसको फिर शायद बिटकॉइन या इथेरियम में कन्वर्ट कर दूंगा। कॉर्नफ्लेक्स कॉइन हुआ, रिविन कॉइन हुआ, बीम हुआ, ग्रिन हुआ, ये कोई भी कॉइन माइन करके उसमें स्विच कर दूंगा। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, पर सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि क्या होगा। ये EIP 1559 इम्प्लीमेंट कब होने वाला है? जून में लंदन में एक ऑल कोर डेव की मीटिंग है। उसमें काफ़ी सारे पूल और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस को भी बुलाया जाता है कि आगे चेन को कंटिन्यू कैसे करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ मैंने मिस कर दिया हो या कोई इन्फॉर्मेशन गलत बताई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके करेक्ट करना। और अगर आपको भी कोई चीज़ें पता है कि ये चीज़ हो सकती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।